स्पष्टता के साथ हम समाज की सेवा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े और देश को एक सबल राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। इस कामना के साथ आज 105वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपने अपने सभी बूथों पर मना रहे हैं। और अब बेंगलुरु में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। उसको भी देख सके, कई राज्यों के बजट के बारे में जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिल सके। आने वाले समय के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर देश के विधानमंडल और संसद की सारी कार्रवाई आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और उसकी जानकारी के आधार पर माननीय सदस्यों को पूर्ण जानकारी मिलेगा, पूरा ज्ञान मिलेगा और उसके पुराने वरिष्ठ लोगों के अनुभव, डिबेट पर चर्चा का लाभ आने वाले माननीय सदस्यों को मिलेगा। हमारी कोशिश है कि हम सभी माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाएं। इसके लिए हमने एक व्यापक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आने वाले समय इसके परिणाम मिलेंगे। समस्या को लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानमंडल में डिस्कशन करते थे। मेनली अपोजिशन पार्टीज का रोल बहुत ज्यादा होती थी। आजकल आपको कहीं लगता है कि अपोजिशन पार्टीज उस डिबेट को ऐसे मोड़ रहे हैं या उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लोकसभा हो या विधानमंडल हो। अब इस भारत के लोकतंत्र की विशेषता है कि सहमति, असहमति, पक्ष विरोध, मतमतांतर, यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है और ये जितनी जीवंत रहेगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन हर डिबेट, हर चर्चा संसदीय मर्यादा से होना चाहिए, ये हमारा निश्चित रूप से आग्रह रहता है। वन इलेक्शन की बात हो रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि तमाम चुनावी प्रतिनिधियों को एक साथ लाया जाए, उस पर चर्चा हो, एक हल निकले। और कर्नाटक के स्पीकर ने भी कोशिश की थी कि इस पर सेशन हो, लेकिन विपक्ष ने नहीं माना इस बात को। तो क्या ये विषय महज एक विजन रहेगा या फिर इस पर आगे चलकर इसको एक रियलिटी तस्वीर बनाने के लिए क्या कोशिश की जाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन के विषय के अंदर कई विधानमंडलों ने चर्चा करने का प्रयास किया है। कर्नाटक भी एक विधानसभा है। हर देश के ज्वलंत मुद्दों पर विधानमंडलों और संसद पे चर्चा होनी चाहिए। संसद के अंदर भी प्राइवेट बिल के तहत वन नेशन वन इलेक्शन पे एक लंबी चर्चा हुई है और चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए और चर्चा संवाद से ही जो अमृत निकलता है, जो परिणाम निकलता है, सर्वसम्मति से जो निकलता है, निश्चित रूप से उसका लाभ देश को मिलता है। इसलिए चर्चा का विषय है। निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल इस पर बैठकर चर्चा करें, संवाद करें, सबकी सहमति बनती है तो एक देश में एक अच्छा संदेश जाएगा, ऐसा सभी दलों का मानना है। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो एक आइडियोलॉजी से जोड़ते हैं। ये विषय अभी चर्चा में है, इसलिए जब कभी इस विषय पर अंतिम निर्णय होगा, सरकार कोई विधेयक लाएगी या चर्चा करेगी अधिकृत रूप से, तो निश्चित रूप से सरकार और प्रतिपक्ष मिलकर बीएससी में अगर कुछ फैसलों पर निर्णय करेंगे तो हम चर्चा करा देंगे। हमारा काम तो है चर्चा कराना, जो बीएससी में तय हो जाए उस पर। Most of bills getting passed without proper debate. What is your say on it? तो आप देख रहे थे लोकसभा अध्यक्ष की प्रेस वार्ता, जिसमें जननीतियों को बनाने में संसद की भूमिका और सांसदों की मर्यादा के बारे में उन्होंने बात की। आगे बढ़ते हैं आज़ादी के सफ़र के आज के एपिसोड में। हम आपको महान स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देंगे।
आज हम बात कर रहे हैं महान स्वाधीनता सेनानी प्रफुल्ल चंद्र सेन की। उनके दिल में देश प्रेम की आग ही थी कि 1930 से 1942 के बीच कई जेलों में वे 10 साल कैद रहे, लेकिन झुके नहीं। प्रफुल्ल चंद्र सेन ने आज ही के दिन यानी 25 सितंबर 1990 को कोलकाता में आखिरी सांस ली थी। आजादी के आंदोलन के अप्रतिम सेनानी सेन जमीनी लोकतंत्र और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गांधी की सोच के प्रति आजीवन प्रतिबद्ध रहे। सेन 1962 से 1967 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। प्रफुल्ल चंद्र सेन का जन्म 10 अप्रैल 1897 को बंगाल के खुलना जिले के सेन्हाटी गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन 1920 में महात्मा गांधी का भाषण सुनने के बाद उनकी सोच बदल गई। उन्होंने विदेश में पढ़ने की योजना छोड़ दी और महात्मा गांधी की अपील पर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। 1923 में प्रफुल्ल चंद्र सेन हुगली जिले के आरामबाग चले गए, जहां उन्होंने गांधी की स्वदेशी और सत्याग्रह के विचारों का प्रयोग किया। आरामबाग बंगाल का अल्प विकसित और मलेरिया प्रभावित क्षेत्र था। उसकी बेहतरी के लिए सेन ने कड़ी मेहनत की। उन प्रयासों के लिए प्रफुल्ल चंद्र सेन को प्यार से आरामबाग का गांधी कहा जाता है। वे 1944 में आरामबाग से बंगाल विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और विपक्ष के उपनेता बन गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने 1948 में सेन को पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें कृषि मंत्री बनाया। 1962 में रॉय के निधन के बाद प्रफुल्ल चंद्र सेन पश्चिम बंगाल के तीसरे मुख्यमंत्री बने। वे आजीवन अविवाहित रहे और निस्वार्थ भाव से सैद्धांतिक जीवन जीते रहे। कोमल मूर्ति मोर में गाथा ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। 25 सितंबर 1990 को कोलकाता में सेन का निधन हो गया, लेकिन समाज के प्रति उनका समर्पण हम सब के लिए सीख है। प्रफुल्ल चंद्र सेन जैसे स्वाधीनता सेनानियों की निस्वार्थ सेवा और त्याग के लिए भारत सदैव ऋणी रहेगा। आज स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती भी है। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। माता का नाम शुगना देवी और पिता का नाम लेखराम सिहाग था। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1928 में लाला लाजपत राय के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। चौधरी देवीलाल ने 1930 के दशक में सत्याग्रह और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। उन्हें कई बार जेल भेजा गया और इस तरह वे औपचारिक स्कूल शिक्षा से वंचित रह गए। सच्चे गांधीवादी देवीलाल ने जीवन भर किसानों और अन्य ग्रामीण जनों के हित के लिए कार्य किया। ताऊ के नाम से लोकप्रिय देवीलाल जनता की नब्ज को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने 1947 में राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद भी किसानों की तरफ से आंदोलन जारी रखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में देवीलाल ने किसानों और ग्रामीण जनों के हित में कई निर्णय लिए। 6 अप्रैल 2001 को 85 वर्ष की उम्र में ताऊ देवीलाल का निधन हो गया, लेकिन वे आजीवन किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान स्वाधीनता सेनानी के राष्ट्र प्रेम की इस भावना को शत शत नमन। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
सातों रंग साथ है, मुख पे एक ही बात है, सहकार से समृद्धि हो राष्ट्र की वृद्धि। श्री अमित शाह जी के साथ सुने सहकार की बात। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 25 सितंबर प्रातः 11 बजे से सोशल मीडिया पर हर क्षण लाइव। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। वृंदावन को अपनी छत्र छाया में लिए गोवर्धन पर्वत, जहां एक और अहंकार को चुनौती देने का कृष्ण का संदेश हम तक पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर निश्चल प्रेम की बांसुरी भी सुनाता है। मिलूंगा वृंदावन की विधवा महिलाओं से और जानूंगा उनकी दिल को छू लेने वाली कहानी। मोहब्बत का मंदिर ताजमहल अपनी खूबसूरती से मुझे करेगा मंत्रमुग्ध। माँ बाप की याद में नूरजहां द्वारा बनवाया गया शानदार मकबरा इत्माद-उद-दौला पर बिताऊंगा एक शाम। श्री अमित शाह जी के साथ सुने सहकार की बात। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 25 सितंबर प्रातः 11 बजे से सोशल मीडिया पर हर क्षण लाइव। ऐसा खोज लाते हैं जो अद्भुत है। एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना कासगंज का नतरई ब्रिज। गंगा किनारे जमेगी महफिल ठुमरी के साथ। जाऊंगा शकील मंजिल जो कभी घर था मशहूर शायर शकील बदायूं का, और उठाऊंगा आनंद भव्य गंगा आरती का। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी का न्यूयॉर्क पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। वॉशिंगटन में क्वाड देशों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा, यह सहयोग विश्व शांति और समृद्धि के लिए करेगा कार्य। सम्मेलन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने भी किया संबोधित। क्वाड शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के प्रमुखों ने खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत की। सम्मेलन में हिंद प्रशांत कोविड-19 से लड़ने, रक्षा क्षेत्र में सहयोग सहित अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। विदेश सचिव ने कहा, अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के पीछे पाकिस्तान की भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की द्विपक्षीय मुलाकात। पीएम ने कहा, दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से मौजूदा दशक अहम। पीएम के साथ मुलाकात में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों देशों के रिश्तों को बताया महत्वपूर्ण। कहा, दोनों देशों के बीच एक नया अध्याय हो रहा है शुरू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल सिटीजन लाइव कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से करेंगे संबोधित। ग्लोबल सिटीजन लाइव एक 24 घंटे का कार्यक्रम है जिसका मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरो, सिडनी, लॉस एंजलिस, लागोस और सियोल सहित प्रमुख शहरों में होंगे सजीव कार्यक्रम। देश आज मना रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनके विचार देशवासियों को सदैव करते रहेंगे प्रेरित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एकात्म मानववाद व अंत्योदय के प्रणेता को दी श्रद्धांजलि। पीएम सौभाग्य योजना के 4 साल हुए पूरे। देश के सभी घर बिजली से रोशन हों, इसके लिए 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सौभाग्य योजना की हुई थी शुरुआत। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन लगाए गए। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने करगिल के हिम्बोजिंगला में एफएम रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन के हाई पावर ट्रांसमीटर का किया उद्घाटन। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये केंद्र। जनता और सीमावर्ती इलाकों के आसपास मौजूद लोगों तक देश की खबरों और योजनाओं को पहुंचाने में मिलेगी मदद। और सबका स्वागत करते हैं इस बुलेटिन में और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एक कार्यक्रम में जहां पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। बड़े कार्यक्रमों में हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हिमाचल के सैकड़ों हजारों लोगों को नाम से जानते हैं, नाम से पुकारते हैं। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर वो खुद गए हैं, जहां गाड़ी नहीं जाती थी वहां पैदल जाकर के पहुंचे। तो इसलिए उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के साथ इस प्रकार का है, नजदीकी का, और हिमाचल के लोगों का भी आदरणीय मोदी जी के साथ उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार से वो हमको अपने दिल के करीब रखते हैं। हिमाचल के लोग भी उनको अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए कहा कि आप जाइए हिमाचल के कार्यक्रम में, आप व्यक्तिगत रूप से रहिए, और आपने समय निकाला, हमारे बीच में आप आज आए हैं। मैं आपका यहां पहुंचने पर आपका आभार भी व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं। हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों में एक प्रदेश है, ऐसा गिना जाता है। धीरे धीरे हम प्रयत्न कर रहे हैं वो कठिन परिस्थितियां सरल हो जाए। हम सड़कों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, हम जो है कम्युनिकेशन का नेटवर्क जो है बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर हम पेयजल की बात करें तो पेयजल में हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले स्थान पर आज की तारीख में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहा है, हर घर को नल इस योजना के अंतर्गत। और उसी प्रकार से हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद उन प्रदेशों में है जहां हम राशन हर एक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद भी उनके घर घर तक, उनके गांव तक राशन पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, एक व्यवस्था के मुताबिक काम कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कठिनाई नहीं आने देगी। हालांकि इस योजना का जब जिक्र हुआ था तो उस वक्त यह तय हुआ था कि कोविड का यह संकट लग रहा था कि बहुत लंबा नहीं चलेगा। शायद पहले तय किया था कि 3 माह के लिए इसको हम पूरे देश भर में चलाएंगे, लेकिन जब देखा गया कि कोविड के कारण लोगों की आर्थिकी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है और दूसरी तरफ से कोविड जो है वो लंबा दौर ले रहा है, ऐसी परिस्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को और आगे बढ़ा करके
पूरे देश के लिए, देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है वो लाभ देने का जो है एक काम किया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई और नहीं हो सकता है। हर एक आदमी का इस कोविड के संकट में इलाज हो, हर एक आदमी को कोविड के इस संकट से बचने के लिए वैक्सीन लगे, और उसके बाद अगली बात इस बात को लेकर के सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही रही कि इतने बड़े संकट के बावजूद भी भारत में कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोना चाहिए। इस भाव के साथ इस काम को शुरू किया, और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 7 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हिमाचल प्रदेश में हमारे इसमें शामिल हैं, और 29 लाख से अधिक की आबादी इसके अंतर्गत कवर है, और जिन्हें अक्टूबर 2021 के अंत तक मुफ्त राशन बैग के माध्यम से जो है प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा राज्य में कुल 12 लाख से अधिक एपीएल राशन कार्ड धारक शामिल है, जो लगभग 44 लाख से अधिक आबादी को कवर कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 59,000 मीट्रिक टन चावल तथा 42,000 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण मुफ्त आवंटन हेतु किया गया, और इसके अलावा एनएफएस के परिवारों को 5,000 मीट्रिक टन से अधिक काले चने भी आवंटित किए गए। इन सारे आंकड़ों का जिक्र मुझसे पहले माननीय मंत्री जो हमारे यहाँ के खाद्य मंत्री हैं उनने जिक्र किया, मैं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत बड़ा कंसेप्ट, यानी कि गरीब आदमी की मदद हम ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकें। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से यहां